आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हम 16वीं सदी के भारत की उस महाटक्कर की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, एक तरफ थे मेवाड़ के अजय योद्धा महाराणा सांगा और दूसरी तरफ मध्य एशिया से आया एक बेहद महत्वाकांक्षी आक्रांता बाबर। ये सिर्फ किसी जमीन पर कब्जे की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी, ये रणनीतियों की, कूटनीति की और सबसे बढ़कर वजूद बचाने की जंग थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा। 80, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे 80। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 80 क्या है? ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ऐतिहासिक सोर्स हमें बताते हैं कि ये महाराणा सांगा के शरीर पर लगे युद्ध के घावों की गिनती थी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो 80 भयानक घावों को अपने शरीर पर किसी मेडल की तरह पहनता हो। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि रणभूमि में उनके खौफनाक साहस का एक जीता जागता सबूत है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उन्होंने जंग के मैदान में ही अपना एक पैर, एक हाथ और एक आंख खो दी थी। लेकिन इन सब भयानक शारीरिक चोटों के बावजूद उनका खौफ इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई जंग नहीं हारी। जो भी उनके सामने आया उसे मुंह की खानी पड़ी। उनका शरीर भले ही खंडित हो चुका था, लेकिन उनका हौसला अजेय था। वो रणभूमि में किसी तूफान से कम नहीं थे, जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के इस निर्विवाद शासक की। अक्सर इतिहास पढ़ते हुए हमें लगता है कि जैसे सारी सत्ता सिर्फ दिल्ली के ही इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उस वक्त उत्तर भारत में 4 बड़ी ताकतें थीं: दिल्ली, मालवा, गुजरात और मेवाड़। और इस मेवाड़ की कमान थी महाराणा सांगा के हाथों में। आपको बता दें कि उस समय तक दिल्ली का असर काफी कम हो चुका था और सल्तनत की पावर बस दिल्ली और आगरा के कुछ हिस्सों तक ही सिमट कर रह गई थी। अब जरा इस टेबल को देखिए, सांगा का दबदबा कैसा था, ये इससे एकदम साफ हो जाता है। उन्होंने सिर्फ अपने राज्य को ही सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि अपने तीनों बड़े प्रतिद्वंदियों को बुरी तरह धूल चटाई। उन्होंने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को खतौली और बाड़ी में, मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को गागरौन में और गुजरात के मुजफ्फर शाह की सेना को ईडर में करारी शिकस्त दी। इब्राहिम लोदी को तो उन्होंने आगरा के बिल्कुल पास बाड़ी में ही हरा दिया था। तो यह बात एकदम क्लियर है कि बाबर के आने से पहले महाराणा सांगा ही उत्तर भारत के सबसे पावरफुल और अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है बाबर की। अगर हम बाबर की जर्नी देखें तो वो मूल रूप से उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था, लेकिन वहां से निकाले जाने के बाद वो अफगानिस्तान के काबुल में अपनी सत्ता बचाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। उसके पास संसाधनों की भारी कमी थी। इसी बीच एक ट्विस्ट आता है। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के ही असंतुष्ट चाचाओं ने बाबर को पंजाब में लूटपाट के लिए बुला लिया। उन्हें लगा था कि बाबर आएगा, लूटेगा और वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर ने तो मौका ही झपट लिया। उसने हरियाणा में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और सीधा दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। और सबसे बड़ी बात, इतना सारा धन देखने के बाद उसने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। अब बाबर ठीक सांगा के पड़ोस में आकर बैठ गया था। आगरा पर बाबर के कब्जे का सीधा मतलब था सांगा को चुनौती देना, और इसका नतीजा 16 फरवरी को हुआ बयाना का युद्ध। बाबर ने बयाना के किले को बचाने के लिए अपने सेनापतियों को भेजा, लेकिन सांगा की सेना ने मुगलों को ऐसा खदेड़ा कि क्या बताएं। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह मुगलों के दिमाग पर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। भागती हुई मुगल फौज अपना तासा नाम का वाद्य यंत्र वहीं छोड़ गई, जिसे मेवाड़ की सेना ने एक ट्रॉफी की तरह हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। इस पहली ही टक्कर ने बाबर की सेना में जबरदस्त दहशत फैला दी। अब देखते हैं कि खानवा के महायुद्ध से पहले बाबर के खेमे का माहौल कैसा था। वो इंसान नहीं है, वो कोई दानव है। ये एक्चुअल शब्द हैं जो बाबर के सैनिकों के मन का खौफ दिखाते हैं। जब मुगल सैनिकों ने जासूसों से सांगा के बारे में सुना कि भाई सामने वाले योद्धा का एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, शरीर पर 80 घाव हैं और फिर भी वो आज तक अजेय है, तो उनका मनोबल पूरी तरह टूट गया। सैनिक खुलेआम बगावत पर उतर आए। उनका सीधा सा कहना था कि जब उस आदमी के हाथ पैर ही नहीं है और वो फिर भी लड़ रहा है, तो उससे टकराकर हम अपनी जान क्यों गंवाएं। अपनी सेना की ये हालत देखकर बाबर एकदम हताश हो गया। तब उसने एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल दांव खेला। उसने अपने सैनिकों के सामने 3 ऐतिहासिक कस्में खाईं। पहला, उसने जमीन की इस लड़ाई को जिहाद यानी धर्म युद्ध का नाम दे दिया ताकि सैनिकों में शहादत का जोश आए। दूसरा, जब एक सैनिक ने उसे शराब पीने पर टोका तो बाबर ने वहीं अपने शराब के प्याले तोड़ दिए और कसम खाई कि वो लाइफ में कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। और तीसरा, उसने मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाला तमगा टैक्स हमेशा के लिए हटा दिया। इन 3 रणनीतिक वादों ने सच में जादू का काम किया। एक हताश और डरी हुई फौज वापस मरने मारने पर उतारू हो गई। और फिर आया वो दिन जिसका सबको इंतजार था, खानवा का निर्णायक महासंग्राम। इस युद्ध के लिए सांगा ने पूरे राजपूताना के राजाओं को साथ लाकर एक बहुत विशाल गठबंधन तैयार किया था। और सोर्स हमें बताते हैं कि सांगा की सेना में जबरदस्त डाइवर्सिटी थी। सांगा के साथ इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और मेवात का शासक हसन खान मेवाती भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। इन मुस्लिम कमांडर्स का सांगा के साथ होना यह साफ साबित करता है कि यह लड़ाई महज हिंदू और मुसलमानों की नहीं थी, बल्कि यह भारत के राजनीतिक वर्चस्व की एक बहुत बड़ी जंग थी। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो बहुत अहम है। दोनों सेनाओं के बीच एक बहुत बड़ा तकनीकी और रणनीतिक फर्क था।
बाबर के पास तोपखाने जैसी बिल्कुल नई तकनीक थी जिसे उत्तर भारत में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा था। मुगलों के पास हल्के हथियार थे, तेज घोड़े थे और तुलगुमा नाम की एक बेहद मॉडर्न रणनीति थी जो दुश्मन को पीछे से घेर लेती थी। और सबसे जरूरी, उनका कमांड सेंट्रलाइज था। वहीं दूसरी तरफ सांगा की सेना हाथियों पर निर्भर थी, जो तोपों की भयानक आवाज से डरकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। उनके पास भारी हथियार थे और सबसे बड़ी कमजोरी, सेना अलग अलग राजाओं के नेतृत्व में बटी हुई थी, जिसका सीधा मतलब था कि अगर एक राजा मारा गया तो उसकी पूरी टुकड़ी मैदान छोड़कर बाहर। और इसी सब के बीच सांगा से एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक हो गई। 16 फरवरी को बयाना जीतने के बाद सांगा ने खानवा तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लगा दिया। इस 1 महीने की देरी ने बाबर को वो सब कुछ दे दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। उसे अपने घायल सैनिकों का इलाज करने का टाइम मिल गया, अपनी तोपों को सही जगह सेट करने का मौका मिल गया और सांगा की सेना की जासूसी करने का अवसर भी। सोचिए, अगर सांगा ने तुरंत हमला किया होता तो शायद बाबर को तोपे जमाने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे ही खानवा में तोपों के गोले बरसे, राजपूत सेना में हाहाकार मच गया। हाथियों की भगदड़ और तोप के गोलों से गिरते सैनिकों को देखकर सेना का हौसला टूटने लगा। ऐसे में सांगा ने एक बहुत रिस्की फैसला लिया। घायल होने के बावजूद वो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एकदम फ्रंट लाइन में चले गए। बाबर बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने अपने 2000 तीरंदाजों को सिर्फ सांगा को निशाना बनाने का ऑर्डर दे दिया और वही हुआ जिसका डर था। एक तीर सांगा को लगा और वो हाथी के हौदे में बेहोश होकर गिर पड़े। जैसे ही सेना ने अपने राजा को गिरते देखा, वहां पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। सांगा के बेहोश होने से मची इस अफरा तफरी के बीच एक और भयानक घटना घटी जिसने राजपूत गठबंधन की कमर ही तोड़ दी। युद्ध के एकदम बीच में सांगा के कुछ खास सहयोगी जैसे रायसेन का सलहदी और नागौर के खानजादे मुस्लिम अचानक अपना पाला बदलकर बाबर की तरफ जा मिले। मैदान के बीचों बीच हुए इस धोखे ने खानवा के युद्ध का रिजल्ट पूरी तरह से मुगलों के पक्ष में कर दिया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दुखद हिस्से पर, सांगा का अंतिम अध्याय। बेहोश सांगा को युद्ध के मैदान से निकालकर वसवा लाया गया। वहां इलाज के बाद जब उन्हें होश आया तो अपनी हार से आहत सांगा ने तुरंत फैसला किया कि वो बाबर से फिर से लड़ेंगे। वो बाबर को चंदेरी में रोकने के लिए निकल पड़े। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है ना, जिस योद्धा ने दुश्मन की तोपों और 80 भयानक घावों को मात दे दी थी, उसे एरिच नाम की जगह पर उसके अपने ही थके हारे सरदारों ने खाने में जहर दे दिया। वो सरदार किसी और युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। कालपी पहुंचते पहुंचते उस जहर ने अपना काम कर दिया और इस महान योद्धा ने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में मांडलगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां आज भी उनकी छतरी मौजूद है। इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद दिमाग में एक सवाल आना बिल्कुल लाजमी है। जरा सोचिए, अगर महाराणा सांगा के अपने ही लोगों ने उन्हें जहर नहीं दिया होता तो क्या होता? क्या हार मानना ना जानने वाला ये अजय योद्धा बाबर को एक नए युद्ध में हराकर भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास फिर से लिख सकता था? एक अकेला धोखा और भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इसने आपको इतिहास के इस पन्ने को एक नए नजरिए से देखने पर जरूर मजबूर किया होगा।